गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली आकर बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को बधाई दी। राजनाथ सिंह ने भी मोदी के स्वागत में कोई कसर बाकी नहीं रखी। दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे बातचीत भी हुई और बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से एक छोटी सी मुलाकात में दोनों ने कहा कि बधाई देने के अलावा 2014 के चुनाव पर हुई है लंबी चर्चा। इशारा साफ है, मोदी की नजर दिल्ली पर है और वो इस दिशा में तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में तीसरी बार मैदान मारा। राजनाथ अनिश्चितताओं के बीच दूसरी बार बीजेपी के सबसे बड़े पद पर बैठे। वक्त ने करवट ली, सियासत में रिश्तों की सिलवटें दूर हो गईं। मोदी अचानक दिल्ली पहुंचे तो बीजेपी के अध्यक्ष ने दिल का दरीचा बिछा दिया। राजनाथ के घर के बाहर बैंड बाजा था। 2 कद्दावर नेताओं की मुलाकात का इस्तकबाल करने वालों की भीड़ थी। जब मोदी राजनाथ के सामने आए तो लगा जैसे 2 जिगरी दोस्त लंबे अरसे बाद मिल रहे हों। मोदी ने सुबह सुबह ही ट्विटर पर लिखा था, दिल्ली जा रहा हूं राजनाथ सिंह जी से मिलने और अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई देने। बधाई उन्होंने पहले भी दी थी दूरभाष पर, लेकिन दूरी का आभास हुआ सो अहमदाबाद से दिल्ली आ पहुंचे। दिन के करीब 12 बजे नरेंद्र मोदी की गाड़ी राजनाथ सिंह के घर पहुंची। मोदी की अगवानी के लिए खुद राजनाथ सिंह बाहर आकर खड़े थे। मोदी गाड़ी से उतरे नहीं कि राजनाथ ने बाहों में भरकर गले से लगा लिया। यहां न तो कोई राम है न कोई भरत, लेकिन बदले हुए वक्त में बिगड़ी सियासत का यह मेल मिलाप जरूर है। जानकार मानते हैं कि वक्त की जरूरत ही ऐसी है कि रिश्तों की दरार को पाटना होगा। मोदी के लिए अगर दिल्ली महत्वपूर्ण है तो राजनाथ सिंह को भी महत्वपूर्ण बनाना ही होगा। मुलाकात खत्म हुई, दोनों नेता बाहर आए। राजनाथ ने कुछ कहा, कुछ राज रखा। हम लोग बैठे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बैठे और गुजरात के बारे में भी चर्चा हुई, लेकिन 2014 का भी लोकसभा चुनाव है तो 2014 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी हम लोगों ने चर्चा की है। मोदी जी की बड़ी भूमिका को लेके कोई बात हुई? मोदी जी बस जितना कहना था उतना कह दिया। और मोदी ठहरे उनसे बड़े रणनीतिकार, सो दिल्ली आकर मुलाकात के मुद्दे को गुजरात वापस ले गए। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी को शुभकामना देने के लिए मैंने उनसे समय मांगा था और आज सुविधा इसलिए मैं आया था। गुजरात में मुझे आगे क्या करना चाहिए, सरकार के संबंध में उनको कोई सुझाव हो, उनका मार्गदर्शन हो, उस विषय में भी मैंने उनसे मार्गदर्शन मांगा है, मिला है। एक वक्त वो भी था जब मोदी और राजनाथ में दरार पड़ गई थी। दरार क्यों पड़ी थी? वो राजनाथ सिंह ही थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को संसदीय दल से हटाया था। नरेंद्र मोदी भी इससे पहले पार्टी अध्यक्षों को ज्यादा भाव नहीं दिया करते थे। एक तरफ अब पार्टी में नरेंद्र मोदी का कद बढ़ाने की कोशिश हो रही है, दूसरी ओर मोदी ये संदेश दे रहे हैं कि वो खुद को संगठन से बड़ा नहीं मानते। दरार को वक्त की कामयाबियों के इस दौर ने भर दिया है। ताजा माहौल आपने देख लिया, अब वो भी देख और सुन लीजिए जो अध्यक्ष बनने के बाद और इस मुलाकात से पहले राजनाथ सिंह ने कहा है। क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी पार्टी के शीर्ष नेता हैं? इस वक्त सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है मोदी? मैं इसे स्वीकार करता हूं। आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि वो लोकप्रिय नेता है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मैं तो पहले भी कह चुका हूं। इस समय कोई उतना लोकप्रिय नहीं है। इस सच्चाई को तो मैं पहले स्वीकार कर चुका हूं। ये कोई पहली बार नहीं कह रहा हूं। जो सच है वो बोलूंगा। राजनाथ सिंह के इस बयान से बहुत कुछ साफ हो रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं और दुनिया जानती है कि ये निराधार भी नहीं। बात बस बीजेपी के अंदर खाने में दर्ज करानी है। मुलाकात के इस कमरे से अलग बीजेपी में और भी कई बंद कमरे हैं जहां महत्वाकांक्षाओं की ऊंची और पुरानी दीवारें मजबूती से खड़ी हैं। किस कमरे से बड़ी खबर बाहर आती है, इसे जानना अभी जरा मुश्किल है। थोड़ा इंतजार कीजिए। तैयारी 2014 के चुनाव की है। दोनों नेताओं के मुलाकात से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि पार्टी एकजुट है, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। वैसे सही मायने में देखें तो इस वक्त राजनाथ और मोदी दोनों को एक दूसरे की सख्त जरूरत है। लेकिन 2.25 घंटे चली ये मुलाकात पार्टी के बाकी आला नेताओं को कितना रास आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। राजनाथ सिंह से मोदी की मुलाकात के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। एक
सीधा सा मतलब यह है कि मोदी दिल्ली की गद्दी पर अपनी दावेदारी पक्की करने का इरादा बुलंद कर चुके हैं। लेकिन मुलाकात के बाद फौरी तौर पर जो सामने आया वो ये कि दोनों नेताओं के बीच 2014 के लोकसभा चुनाव पर एक लंबी चर्चा हुई है। साथ ही इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन के रास्ते तलाशे जाने पर भी चर्चा हुई। नरेंद्र मोदी आंधी की तरह दिल्ली में दाखिल हुए और राजनाथ सिंह से 2 घंटे की मुलाकात और 2 मिनट से भी कम वक्त के लिए मीडिया से मुखातिब होने के बाद फुर्र हो गए। यहां कयास लगाए जाने लगे कि मोदी और राजनाथ में आखिर क्या मंत्रणा हुई, क्योंकि मोदी ने जो मीडिया के सामने कहा उस पर यकीन करना जरा मुश्किल था। गुजरात में मुझे आगे क्या करना चाहिए, सरकार के संबंध में उनको कोई सुझाव हो, उनका मार्गदर्शन हो, उस विषय में भी मैंने उनसे मार्गदर्शन मांगा है, मिला है। जो नरेंद्र मोदी अपने सूबे में अपनी तरह से सत्ता चलाने के लिए विख्यात हैं, उन्हें भला तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के अध्यक्ष से मार्गदर्शन की क्या जरूरत पड़ गई। बात साफ थी कि मोदी और राजनाथ की मुलाकात किन्हीं और मुद्दों पर हुई। जो बात सामने आई उसके मुताबिक 2014 के चुनाव पर दोनों नेताओं में लंबी चर्चा हुई और राज्य दर राज्य सीटें बढ़ाने की रणनीति पर विचार किया गया। दोनों नेताओं ने माना कि सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी को 170 सीटें चाहिए। दिलचस्प ये कि चुनाव में मोदी की भूमिका पर अभी विचार नहीं किया गया, बल्कि ये फैसला उन पर ही छोड़ दिया गया कि वो अपनी मर्जी से केंद्रीय भूमिका में कब आना चाहते हैं। इनके अलावा राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी बातचीत हुई। खासकर कर्नाटक में होने वाले चुनाव पर दोनों नेताओं ने विचार किया और पार्टी में नए युवा नेताओं को पद देने की भी बात हुई। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी लालकृष्ण आडवाणी से भी मिलेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ राजनाथ सिंह से मुलाकात की और गुजरात की ओर चल पड़े। मोदी को यकीन है कि देश की जनता में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तीसरी बार जीत ने उसे और मजबूती दी है। हाल ही में इंडिया टुडे नीलसन के सर्वे से भी ये बात साबित हो गई कि मोदी देश के नंबर 1 नेता हैं। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने का ख्वाब देखना मोदी के लिए कोई गुनाह नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि बीजेपी को 2014 में सीटें कितनी आती हैं और पार्टी में उनका कद कितना बढ़ता है। आतिश श्रीवास्तव के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। जी हां, इंडिया टुडे नीलसन का सर्वे यह कहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के सबसे बेहतर उम्मीदवार है, लोकप्रिय उम्मीदवार है, लेकिन उनकी राह में कांटे भी बहुत है। मोदी की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की है। गुजरात के दंगों का दाग अब भी उनके दामन पर चस्पा है और गठबंधन की राजनीति से एनडीए इतनी आसानी से उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार नहीं मान सकता। लोकतंत्र में मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता हूं। लोकतंत्र में सब प्रतिस्पर्धी होते हैं और ये खेल का मैदान होता है। मैं खेल दिल्ली से जीतने का चाहता था और आज जनता ने खेल दिल्ली के साथ मुझे जिता दिया। गुजरात में सत्ता की तिहरी कामयाबी का परचम लहराकर नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता और सियासतदान के तौर पर जरूर उभरे, लेकिन गुजरात से दिल्ली बहुत दूर है और एक सूबे से पूरे देश का अधिनायक बनना भी शायद उतना ही दुष्कर। दिक्कत उनकी योग्यता में नहीं बल्कि छवि में है। पिछले कुछ अरसे से गुजरात में विकास का टंका पीटकर मोदी ने हिंदुओं के एक बड़े वोट बैंक पर अपना कब्जा जरूर जमाया है, लेकिन हिंदू समुदाय का ही एक बड़ा उनके अधिनायकवाद से तौबा करता है। इस दौड़ में उनकी सबसे बड़ी बाधा शायद 2002 का गुजरात है, जो सांप्रदायिक आग में जल उठा था। इंडिया टुडे नीलसन ग्रुप के एक महासर्वे में यह बात सामने आई कि देश की 44% जनता गुजरात दंगों के लिए मोदी से माफी की मांग करती है, जबकि 36% कहती है कि मोदी को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र की कुर्सी पर मोदी के बैठने में सबसे बड़ी बाधा भी गुजरात दंगों में उनकी कथित भागीदारी है। 26% लोग ये मानते हैं कि गुजरात दंगे सबसे बड़ी मुश्किल है। बीजेपी के दूसरे नेता जो पीएम पद की दौड़ में शामिल हो सकते हैं, 21% जनता के मुताबिक बीजेपी के नेता उनके लिए मुश्किल बन सकते हैं। 12% लोगों के मुताबिक दूसरे एनडीए नेताओं से उन्हें चुनौती मिल सकती है। 9% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी अहंकारी हैं, जबकि 5% लोगों का मानना है कि संघ उनका विरोध कर सकता है। गुजरात में शर्मनाक हार और देश में मोदी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद कांग्रेस को लगता है कि मोदी देश के नेता नहीं हो सकते, वो सिर्फ गुजरात के सरदार हैं। बीजेपी में पीएम पद के उम्मीदवार पर विवाद है, लेकिन पार्टी ये भी जानती है कि देश का मौजूदा माहौल कांग्रेस के खिलाफ बन रहा है और मोदी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद वो अपने पत्ते नहीं खोल रही। जहां तक आपने नरेंद्र भाई का सवाल उठाया है,
देश के प्रधानमंत्री की चर्चा जब भी पार्टी के किसी फोरम पर होती है या इस प्रकार का जो कोर कमेटी में या पार्टी के भीतर निर्णय होगा, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। आप इस बात पर हमारा भरोसा करें। साफ है कि मोदी की मुश्किलें सिर्फ छवि की दीवार लांघने भर की नहीं है। जो बीजेपी इस सर्वे के आधार पर फिलहाल मोदी को देश का एक कद्दावर नेता मानती है, उसी बीजेपी और एनडीए में मोदी विरोधियों का एक भरा पूरा कुनबा है। रुकावट नंबर 1, लाल कृष्ण आडवाणी। बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी पीएम न बन पाने की पीड़ा से अब तक नहीं उभरे हैं और गाहे बगाहे उनके मुंह से आह अब भी निकल जाती है। रुकावट नंबर 2, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली। दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका में हैं और सत्ता मिलने पर दोनों शीर्ष पर बैठकर स्वाद लेना चाहेंगे। रुकावट नंबर 3, नीतीश कुमार। गठबंधन धर्म में मोदी के लिए सबसे बड़े विरोधी नीतीश ही बनकर उभरेंगे। रुकावट नंबर 4, राजनाथ सिंह। नए नवेले अध्यक्ष राजनाथ सिंह अगर बीजेपी के वोट बैंक को बढ़ाने में कामयाब रहते हैं तो पीएम पद की लालसा से खुद को मुक्त रख पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि फिलहाल उन्होंने ऐसी किसी इच्छा से साफ इनकार कर दिया है। पीएम इन वेटिंग का एक मसला है जिसको लेकर राजनाथ जी बड़ी बातें होते रहे। कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, मैं कहीं पर नहीं खड़ा हूं ऐसे मामलों में। ऐसे में मोदी की राहें आसान नहीं दिखती। सब कुछ इस बात पर तय होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है। संदीप सोनवलकर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। दिलचस्प होगा ये देखना कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में किसका पलड़ा भारी रहता है। एक पका हुआ सियासतदान है जिसके पास सत्ता चलाने का अच्छा खासा तजुर्बा है, दूसरा राजनीति में युवा है लेकिन नेहरू गांधी परिवार की सियासत को आगे बढ़ाने वाला एक होनहार नेता। कम से कम कांग्रेसी यही मानते हैं, जिनमें कांग्रेस की तमाम नेता अपना भविष्य देखते हैं। आपकी अगर इच्छा है तो मैं जरूर 27 तारीख को एक दिन के लिए दिल्ली हुआ हूं। She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. बड़ा फर्क है राजनीति के इन दो क्षत्रपों में। एक अपने क्षेत्र में एक छत्र राज के बाद दिल्ली तक पहुंचने की हुंकार भरता है, गुजरात की गद्दी से उठकर दिल्ली की गद्दी पर बैठने के सपने देखता है। दूसरा पूरी पार्टी के समर्थन के बावजूद सत्ता से दूर रहने की पुरजोर कोशिश करता है। सत्ता का जहर उसे जलाता है। But last night, my mother came to my room and she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. She can see it because of what it does to the people. इंडिया टुडे नीलसन के सर्वे में जिन दो नेताओं को पीएम पद का सबसे बेहतर उम्मीदवार माना गया, वो दो नेता नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी हैं। एक बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता, दूसरे कांग्रेस के निर्विवाद नायक। दोनों की मंजिल एक है लेकिन दोनों के तेवर अलग हैं। अच्छा करना, अच्छा सोचना, आगे बढ़ना, ये कोई अपेक्षा आज वर्तमान कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से करना बहुत मुश्किल है। नरेंद्र मोदी कहीं ज्यादा आक्रामक और मुखर, मौका देखकर विपक्ष की चाल को पढ़कर अपनी चाल चलते हैं और इसकी दुखती रग पर वार करते हैं। उन्हें जनता की भावनाओं को कुरेदना भी खूब आता है। दूसरे विरासत की राजनीति करते हैं। उन्हें अपने पिता, अपनी दादी और आखिरकार कांग्रेस की राजनीति का आत्माभिमान है। वो विकास की बातें करते हैं तो मिसाल कांग्रेस की देते हैं। सूचना क्रांति की बातें करते हैं तो भारत में उसकी शुरुआत करने वाले राजीव गांधी तक जाते हैं, लेकिन उनके भाषण में एक पके हुए राजनेता की धार नहीं होती। मोदी ने विकास की सियासत का डंका पूरे देश में पीटा है। गुजरात को रोल मॉडल बनाकर पेश करने में पूरी ऊर्जा झोंकती है। विकास के इस आक्रामक सियासी विज्ञापन से उन्होंने वोट बैंक का एक बड़ा बाजार भी जीता है, लेकिन राहुल गांधी को अभी इस क्षेत्र में खुद को साबित करना है। वो कांग्रेस संगठन के लिए भले ही काम करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी जिम्मेदार पद को स्वीकार नहीं किया है। गांधी के सूबे से आने वाले नरेंद्र मोदी गांधी की बातें तभी करते हैं जब कांग्रेस या राहुल गांधी मोहनदास करमचंद गांधी की नीतियों को आगे बढ़ाने का डंका पीटते हैं।
राहुल गांधी ने खेत खलिहानों में घुसकर गांव देहात की पगडंडियों पर चलकर खुद को गांधीवाद का असली प्रतिनिधि साबित करने की कोशिश की है, लेकिन लोगों के मन में उनकी विश्वसनीयता की छाप नहीं पड़ी। जनता के बीच राहुल गांधी नेहरू परिवार की विरासत को संभालने वाले नेता जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस के कमजोर होते जनाधार को अपनी करिश्माई प्रशासनिक मिसालों से मजबूत करने वाले हुक्मरान नहीं। इन दोनों ही नेताओं का प्रधानमंत्री बनना तभी संभव है जब बीजेपी या कांग्रेस अपने बूते बड़ी जीत हासिल करेगी। जहां भी समझौते की गुंजाइश होगी वहां इनकी दावेदारी में दम नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। करगिल युद्ध पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान के ही एक पूर्व सैन्य अफसर ने खुलासा किया है कि करगिल की लड़ाई आतंकियों ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौजियों ने लड़ी थी। पाकिस्तान की ओर से पहली बार सेना के किसी अधिकारी ने यह सच कबूल किया है, क्योंकि इसको नकारते रहे राष्ट्रपति उस वक्त के मुशर्रफ भी। पाकिस्तान का झूठ बेनकाब। करगिल में आतंकवादी नहीं लड़े थे पाक फौजी। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अफसर का खुलासा। करगिल युद्ध एक ऐसा सच जिसे पाकिस्तान नकारता आया है, एक ऐसा सच जिसे पाकिस्तान आतंकवादियों और भारतीय फौज की लड़ाई बताता आया है। अब उस सच की परतें खोली हैं खुद पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व अधिकारी ने। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज ने खुलासा किया है कि करगिल की लड़ाई में आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के जवान थे। यह खुलासा इसलिए भी अहम है क्योंकि पहली बार पाकिस्तान की ओर से किसी ऐसे शख्स ने यह बात कबूल की है जो खुद उस लड़ाई की तैयारियों का हिस्सा रहा था। करगिल युद्ध के वक्त लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज आईएसआई के एनालिसिस विंग के मुखिया थे। शाहिद अजीज ने पाकिस्तानी अखबार द नेशन में लिखा है कि करगिल युद्ध के लिए गलत अनुमानों पर एक घटिया योजना तैयार की गई थी। उस वक्त भारत की ओर से लड़ाई का कोई खतरा नहीं था। पाकिस्तानी सैनिकों को भरोसा दिलाया गया था कि एलओसी के करीब भारतीय इलाके पर कब्जा करने के बाद भारत कोई कड़ी जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। हालांकि सैन्य कमांडर की ये सोच गलत साबित हुई। बाद में तब के पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस करतूत पर पर्दा डालने की कोशिश की थी। इसके लिए आतंकवादियों के रिकॉर्ड के लिए कुछ फर्जी संदेश भी सुनाए गए थे। No, now that Pervez Musharraf is no longer in his former position, and so truth is coming out about Kargil war more and more from people who have participated or who have seen it, who are able to give their first-hand accounts. And I have always said that there were no jihadis or mujahideen in Kargil war. Kargil war was fought between Pakistan Army and our own. I have written that in the book also. भारत हमेशा से कहता आया है कि करगिल युद्ध पाकिस्तानी फौज की करतूत थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर इस कदर पर्दादारी की कोशिश की थी कि अपने सैनिकों का शव लेने से भी इनकार कर दिया था। सवाल यह है कि क्या ये एक जनरल का अपने देश को धोखा था? जिस प्रकार से जनरल मुशर्रफ ने एक प्रकार का नेतृत्व वहां पे संभाला था मिलिट्री कू के बाद, अपने लोगों को वो धोखा दे रहे थे, अपने फौज को वो धोखा दे रहे थे। और ये इतना बड़ा उल्लंघन है कि पाकिस्तान के फौजी जो वहां पे मारे गए थे, जो शहीद हो गए थे अपने देश के लिए, उनके जो बॉडीज हैं उन्होंने स्वीकार तक नहीं किया था। तो इससे बड़ा उल्लंघन किसी फौजी के लिए नहीं हो सकता है। और आज जो जनरल अजीज साहब ने खुलासा किया है, इससे वही साबित होता है कि जनरल मुशर्रफ के बात के ऊपर किसी प्रकार का विश्वास हम नहीं रख सकते हैं। इस खुलासे से सियासत भी गरमाने के आसार हैं। बीजेपी पूछ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए किस सबूत का इंतजार है। आज खुलासा उन्होंने कर दिया है कि पाकिस्तानी सेनाएं वहां कारगिल के पोस्टों पर बैठी हुई थी और न तो हमारे पास कोई आर्म्स था या कुछ ऐसी चीजें थी, वो छोटे छोटे हाथ में बंदूक थे। और परवेज मुशर्रफ जी ने झूठ कहा है जब उन्होंने ये बात कही। तो यह सब मामले को संज्ञा में लेकर गंभीरता से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये सरकार न कर अपने आप को दिखा रही है कि ये एक सॉफ्ट स्टेट है। पाकिस्तानी जनरल के इस खुलासे से करगिल युद्ध का सच और पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर सामने आ गया है। हिंदुस्तान बार बार पड़ोसी से बेहतर रिश्तों की वकालत करता आया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसे पड़ोसी पर भरोसा किया जा सकता है? चंडीगढ़ से मनमोहन सिंह चिन्ना के साथ
आज तक ब्यूरो। दर्दनाक हादसा हुआ ब्राजील के एक नाइट क्लब में शनिवार की रात हुआ ये खौफनाक हादसा। नाइट क्लब में शो के दौरान आग लग गई। हादसे में 200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 200 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार हुए ज्यादातर नौजवान थे। बदहवास लोग कि आखिर अंदर फंसे लोगों को कैसे निकाले। दमकल कर्मचारियों के सामने भी थी मुश्किल चुनौती, क्योंकि अंदर पूरी इमारत में धुआं भर चुका था। दक्षिण ब्राजील के सेंट मारिया शहर में यह है नाइट क्लब, जहां बीती रात आग लगी तो हाहाकार मच गया। आग पर काबू पाने तक धुआं इतना फैल गया था कि लोगों का दम घुटने लगा। दमकल कर्मचारियों ने दीवार तोड़नी शुरू कर दी, लेकिन इस पूरी कोशिश के दौरान कई लोग मौत की नींद में सो चुके थे। जब शवों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ तो पूरे इलाके में मातम फैल गया। अधिकारियों के मुताबिक करीब 200 लोगों के मारे जाने की आशंका है। अभी तक नाइट क्लब के अंदर राहत और बचाव का काम जारी है। लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको दिखाते हैं चीन में भी ऐसी ही घटना की तस्वीरें। चीन में जबरदस्त सड़क हादसा हुआ जिसमें एक ट्रक पलट जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से कैद हुई। ट्रक चला जा रहा था और फिर किस तरह से अचानक सब कुछ पलट गया और ये घटना घटी।